एक बार फिर से भारतीय बाजारों के लिए बेहद कमजोर शुरुआत के आसार, लेकिन बड़ी गिरावट के खुलने के बाद कहाँ होगा पूरा का पूरा एक्शन, कौन से लेवल्स होंगे अहम, और इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स क्या बनाएं स्ट्रेटेजी इस गिरते हुए बाजार में, रहेगा इसी पर फोकस आज वायदा कारोबार की एक्सपायरी के दिन। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। सारी चीजें एक ही दिन में होनी थी सर। बढ़िया, एक ही दिन हो जाए, खत्म हो जाए जो भी एक साथ होना है। चलिए तो करते हैं दिन की शुरुआत। मतलब उसी सिचुएशन में आगे वही माइंडसेट हो के खत्म हो भाई, कर हो गया, बहुत चल गया, थक गए, पक गए, परेशान हो गए, जो होना है हो जाए, एटलीस्ट क्लैरिटी आ जाए कि क्या हो रहा है। नहीं तो जब तक वो तलवार लटकी हुई है। एनीवे, जो होगा देखा जाएगा। दुनिया नहीं खत्म होने वाली है, बस ये ध्यान रखें। चलिए आइए करते हैं आज की ट्रिगर्स के साथ शुरुआत। अमेरिका का दावा है कि आज रात यूक्रेन पर हमला हो जाएगा, ऐसा अमेरिका का मानना है। ओके, और इसी के डर पर अमेरिकी बाजार तेजी से लुढ़के लगभग 500 पॉइंट डाउ गया है, 350 पॉइंट नैस्डैक गया है। एसजीएक्स निफ्टी भी काफ़ी तेज गिरावट के साथ 16,800 के अहम सपोर्ट लेवल के नज़दीक खुलने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। सोना और कच्चा तेल मजबूती के साथ ऊपर की तरफ टिके हुए हैं। ये है पूरी दुनिया भर के बाजारों का हाल और ढेर सारी खबरें एक एक करके पूरा विश्लेषण करेंगे, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बिल्कुल सर, अब शुरुआत तो रशिया यूक्रेन से ही करनी पड़ेगी। अब तक जो भी ये तनाव बना हुआ है 1-1.5 महीने का, आज सबसे ज़्यादा खराब जो कमेंट्री आ रही है वो दिख रही है। डेवलपमेंट सर लगभग हर मिनट में नई बात आ रही है, बट 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट जो हुई हैं। एक तो जो यूक्रेन ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी है, आर्मी के लोगों को बुला रहे हैं, रशिया छोड़ने को बोल दिया अपने सिटीजन्स को। दूसरा, जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का बयान है कि आज ही हो सकता है यूक्रेन पर हमला। कैसे देखें सर इन? दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो जो कि यूक्रेन ने कहा है कि अब 1 महीने की इमरजेंसी, और जो लोग यूक्रेन में हैं, रशिया में हैं, तो यूक्रेन वापस आ जाए। इसमें नई बात क्या है, इमरजेंसी ऑफिशियली अनाउंस हुई है जी, वो मतलब पूरी दुनिया भर में इमरजेंसी लगी है तुम्हारे चक्कर में। करेक्ट। और तुम्हें ऑफिशियली अनाउंस करना है, तो वो यूक्रेन ने खाली ऑफिशियली अनाउंस किया। जो लोग रशिया छोड़कर यूक्रेन आ सकते तो वो अब तक आगे होंगे, जो नहीं आ सकते वो नहीं आ सकते। करेक्ट। तो इसलिए भले आप एडवाइजरी जारी करो। आज मुझे बताओ, किसी भी देश का, फॉरगेट यूक्रेन, किसी भी देश का कोई भी नागरिक अगर रशिया में है या यूक्रेन में है, जो आ सकता है वो सारे आ ही रहे हैं, आ ही गए। डेफिनेटली, करेक्ट, डेफिनेटली। सो इसलिए उसमें कुछ भी नई बात नहीं है जी। मुझे उससे कोई डर नहीं है, ना उसकी कोई चिंता है कि ये चीज़ें, ये ठीक है कि प्रोटोकॉल होता है सरकार का, ऑफिशियली उन्हें अनाउंस करना होता है, वो कर रहे हैं। नो फ्लाई जोन, उन्होंने बताया कि जो बीच में विवादास्पद क्षेत्र है जहाँ पर सबने, बाकी देशों ने भी, रशिया यूक्रेन ने भी नो फ्लाई जोन किया। नो फ्लाई जोन जनरली आप तब करते हैं जबकि अगर कोई मतलब जो नॉर्मल सिविल एयरक्राफ्ट है कि जो लोगों को लाने ले जाने का काम करते हैं, कहीं वॉर लाइक सिचुएशन हो जाए, कहीं बम वम इधर से उधर आ जाए तो वो उन पर न लग जाए। सो वैसे भी नहीं के बराबर फ्लाइट्स वहाँ पर थी, ठीक है। ऑफिशियली ये हुआ है। हाँ, एक स्टेप ज्यादा है तनाव बढ़ने की दिशा में कि भाई अब कोई अगर उधर आया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। करेक्ट सर। अगर समझो रशिया ने कुछ गोला दागा, उधर से यूक्रेन ने कोई दागा, और बीच में नो फ्लाई जोन में कोई सिविल एयरक्राफ्ट आ गया ऐसा, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। तो आपने ऑफिशियली अपने आप को सेव कर दिया। बाकी तो वैसे भी ऑलमोस्ट नो फ्लाई जोन ही था। जो अगर समझो कोई किसी विमान को उस दिशा, वहां से निकल कर जाना भी है तो वो रूट बदल के ही जा रहे थे। करेक्ट सर, करेक्ट। तो इसमें भी कोई नई बात नहीं जी। तीसरी चीज पे आते हैं। देख मैं ऑनेस्टली, और मैं बहुत एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि देखो, मैं कोई रूस का, यूक्रेन का, इंटरनेशनल ये सारी सिचुएशन का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। यस सर। मेरी थोड़ी बहुत जो समझ है वो किसी सिचुएशन को एनालाइज करने की, क्योंकि वो मार्केट का एनालिसिस करते करते हमको सिचुएशन का एनालिसिस करने की आदत पड़ जाती है। तो हम सिर्फ एक सिचुएशन का एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या अच्छा, क्या खराब, क्या नया, क्या पुराना हुआ है। करेक्ट सर। अब आइए, जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है, भाई उन्होंने कहा कि आज रात को हमला हो जाएगा, आज रात खत्म होने के पहले पहले। अब दो चीज़ें हो सकती है, या तो अमेरिका के इंटेलिजेंस सोर्सेज इतने स्ट्रांग है और उन्हें लग रहा है कि आज रात को ही हो जाएगा, सही भी हो सकता है। दूसरी तरीके ये हो सकता है कि वो यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल की आज बैठक है उसमें दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यस, कि आज रात हो, इससे पहले आप फैसला ले लो रूस पर। जी, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। अब आज रात को हमला हो सकता है, ये तो बिल्कुल वैसे हाल है कि आपके हाथ में गन है और आपने ट्रिगर पे भी उंगली दबाई, कभी भी दबानी है बस। उंगली रखी हुई है, करेक्ट, दबाने की देर है। करेक्ट, यस। ये सिचुएशन तो कब से ही है, काफी टाइम से है ना। तो ये सिचुएशन है। अब आज रात की डेडलाइन अमेरिका ने कहां से ढूंढी, अमेरिका जाने। अब क्या ये अमेरिका की पोजीशनिंग है कि यूएन उनके ऊपर दबाव बनाए
क्योंकि देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज जो है दीप, जब अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हैं जी, उसके जवाब में रूस ने कुछ बोला ही नहीं। कुछ नहीं करा, क्यों लगाए हैं, हमें तकलीफ है, हम ये करेंगे, वो चुप है आराम से। और ये चुप्पी खतरनाक है। हाँ। ये चुप्पी खतरनाक है। या तो क्या है कि मैं आपको भला बुरा कहूं और आप भी, मैं 4 बोलूं, आप पलट के 1-2 बोल दो, तब तो ठीक है कि भाई आदमी रिएक्ट कर रहा है। नहीं कर रहा तो मैं सोचूंगा अरे दीप क्या सोच रहे हैं, इसका मतलब दीप नेक्स्ट क्या करेंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सो उल्टा मतलब है ना वो। और हो सकता है एक तो मैं ज्यादा परेशान होऊंगा कि मेरे गाली देने के बावजूद आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, दूसरा ये कि आप कुछ ना कुछ अंदर ऐसा सोच रहे हैं जो और जो बड़ा जो कुछ अलग हो सकता है। सो क्या होगा ये पता ही नहीं। नेक्स्ट स्टेटमेंट किसका आएगा, किस तरफ आएगा पता नहीं। हो सकता है कौन जाने कि रशिया बोल दे अमेरिका वाले तो फालतू के बकवास कर रहे हैं, हम कोई अटैक नहीं करने जा रहे हैं। करेक्ट। लो फिर मूड बदल जाएगा आपका एक बार कि हम आज रात को कोई अटैक नहीं कर रहे हैं। वो खाली इतने बोले आज रात को नहीं कर रहे हैं, उतना ही काम हो गया। कब कर रहे हैं वो नहीं बोलेंगे। लेकिन तो बहुत सारी चीजें हैं जो हो रही है और बहुत सारी इंटरनेशनल लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर काफी कुछ चीजें हो रही है। ये सब हो रहा है तो ये बात सही है कि हम क्लाइमैक्स के नजदीक पहुंच रहे हैं। हाँ, लग रहा है जिस तरह की सिचुएशन बन रही है, हो सकता है आज कल इस वीकेंड तक कुछ ना कुछ जो भी होना है इसका सॉल्यूशन तो क्या कहेंगे, क्लाइमैक्स जो भी होना है वो हो जाए। ये संभावनाएं साफ दिख रही है। सो पूरी जो सिचुएशन ग्लोबली बन रही है उसमें दिक्कत है कि जो खबरें आ रही कि रूस ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर रखा है, नई बात नहीं है। सैनिक उनके बहुत बॉर्डर पे पहुंच गए, नई बात नहीं है। यूक्रेन पर साइबर अटैक हो रहे हैं, नई बात नहीं है, पहले भी हो रहे थे। ठीक है, अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं, नई बात। मुझे नई बात खाली एक ही लग रही है और वो ये कि क्या आज रात वाकई में रूस अटैक कर देगा। उसका जवाब हमारे पास नहीं है, आपके पास नहीं है, सिर्फ अमेरिका के पास है जिन्होंने उन्हें बता दिया कि कर सकता है। रूस भी हाँ या ना नहीं कर रहा है। इसलिए अगले स्टेटमेंट का इंतजार करें। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो आज बैठक है उसका इंतजार करें, वहां पर किस तरह की चीजें आती है। ये 2 बड़े ट्रिगर है अब हमारे लिए आज जी ग्लोबल से। एक, क्या रशिया इस बात के को लेकर कोई अच्छी या खराब स्टेटमेंट देता है कि नहीं ये अमेरिका बकवास कर रहा है, हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। और दूसरा ये कि हाँ जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, वो आग में घी डालने वाला होगा। दूसरा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में किस तरह के स्टेटमेंट कैसे आते हैं, ये 2 चीज़। ये लाइव बैठक के विजुअल्स आ रहे हैं सर, 8 बजे शुरू होने थी, वो हो गई है बैठक शुरू सिक्योरिटी काउंसिल। कुछ अच्छा करना भाई लोगों, आप पूरी दुनिया आप टेंशन में, आप सबके चक्कर में। जी बिल्कुल। हाँ, सोल्यूशन निकालो, झगड़ा मत करो। बिल्कुल। यूएन के चीफ बात भी कर रहे हैं, गुटियरेस साहब, तो वहाँ पर हमारी नजर है, देखते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अगर निकल कर आए तो। अभी लाइव चल रही है सर, सुबह 9 बजे होने वाली थी, 8 बजे होने वाली, मुझे सुबह 9 बजे ध्यान रह गया। चलो ठीक है, तो ये बैठक चल रही है, यहाँ से जो भी खबरें आती रहेगी हम आपको बताते रहेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। एब्सोल्युटली सर। पर एक डर का माहौल बाजार में बना हुआ है, अभी हम सारे रिएक्शंस भी देख रहे हैं। थोड़ा इनिशियल गिरावट के बाद बाजार संभले हैं, बट क्योंकि आज हमारी एक्सपायरी भी है, बाजार में भी डर है, तो एक बार फिर से सर आपसे समझना चाहूँगा, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स। तो पहली चीज़ तो जो आपने पहली चीज़ वाली की सारी चीज़ें एक साथ आ रही, बिल्कुल एक साथ आ रही है। आपकी वायदा कारोबार की एक्सपायरी भी है, महीने की है, हफ्ते वाली नहीं है, महीने वाली है, जिसमें थोड़ा ज़्यादा वो पोजीशंस होती है। एफआईज बेच ही रहे जी, वॉर को हटा भी दे तो भी कौन से ग्लोबल मार्केट्स मजबूत थे, नहीं थे, वो अपनी टेंशन है ही है। इधर एलआईसी के आईपीओ की लिक्विडिटी को लेकर वैसे ही पहले हम दुबले हो रहे हैं दुख में। बिल्कुल। फिर मार्च का महीना और है जो आमतौर पर मतलब अब तो आ ही गया ना, मार्च बचा क्या है, 23-24 साल तो आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें एक साथ आई है। और एक चीज़ बताऊं दीप, इन सारी खराब चीज़ों के एक साथ आने में एक बहुत अच्छी चीज़ है जी, बाजार में आमतौर पर बॉटम तभी बनता है जब सारे नेगेटिव फैक्टर एक साथ आए। करेक्ट। तो अब इस नेगेटिव फैक्टर में एकमात्र आखिरी चीज़ बची कि वो बम डाल दे, और जिस दिन बम डालेगा उस दिन उसके आसपास आपका बॉटम बन जाएगा बस। सो हम उसके क्लाइमेक्स के करीब पहुंचे। अब प्रॉब्लम क्या है जी, प्रॉब्लम क्लाइमेक्स आपका 17,000 पे है, 16,800 पे, 16,400 पे, 16,200 पे, 16,600 पे। करेक्ट। नहीं पता। सो क्लाइमेक्स या और उसके नीचे है जी। करेक्ट। अगर सिर्फ रशिया ने 2-4 बम डाले, यूक्रेन ने 1-8 डाल दिया, ये लड़ लिया, 2 दिन लड़ लिया, 3, अच्छा
कोई 2-4 दिन से ज़्यादा चलने वाला भी नहीं है। नहीं सर। हाँ, आज के ज़माने में Correct, sir। इससे ज़्यादा लंबे चलता लूज नहीं नहीं है, होते हैं। क्योंकि बाहर दूसरे तरीकों से ज़्यादा लड़ लिया जाता है युद्ध, साइबर में, करेंसी में, Correct, sir। इकोनॉमिक सिचुएशंस को लेकर, सैंक्शंस को लेकर, डिप्लोमेटिक तरीके से, पोजिशनिंग से वो ज़्यादा लड़ते हैं। ग्राउंड पे तो बहुत कम लड़ना होता है। करेक्ट सर। हाँ, ये जो इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं रखते हैं खाली डराने धमकाने के लिए रखी जाती है, बिल्कुल। लड़ने के लिए नहीं रखी जाती। सही बात है। सो जो ये हो जाए, अगर दोनों लड़ लिए और हो गया, तो आप 16,400 16,600 पे बॉटम देख लेंगे। ओके। प्रॉब्लम कब है जी? ये तो जितनी प्रॉब्लम हम यहाँ हैंडल कर लेंगे, 16,400 16,600 के नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, कुछ भी हो जाए। ठीक है। प्रॉब्लम तब है जब रशिया और यूक्रेन ही ना लड़े, इधर से अमेरिका कूद जाए, इधर से चाइना कूद जाए, दो गुट बन जाए, वो वर्ल्ड वार काइंड ऑफ सिचुएशन में होना हो अलग बात है, लेकिन उस तरह की सिचुएशन बन जाएंगे, दो खेमे बन गए, इधर से ये फुल फोर्स है, इधर से ये फुल फोर्स है, तो फिर 16,400 टूटने का डर है। ये मेरा समझ के हिसाब से जो है, ठीक है। सो अभी मैं ये सोच रहा हूँ 16,400 16,600 की रेंज में रुक जाना चाहिए मैटर। जब लड़ाई झगड़ा होगा, अच्छा ये होता हम 17,200 300 पे होते और वहां से गिरते तो 16,400 16,600 आपके लिए बहुत सेफ लेवल हो जाता। सपोज आज 16,800 पर हम आ जाते हैं, बंद वहां पर होते फॉर एग्जांपल, तो फिर आपके लिए 400 पॉइंट का ही क्वेश्चन है लड़ने की सिचुएशन। अगर आज रात को सपोज रशिया लड़ लिया, तो कल आपके लिए फिर 16,400 डिफेंड कर पाना चैलेंज होगा, इम्पॉसिबल नहीं है, चैलेंज होगा। तो आप कहां पर हैं और कहां से गिरना शुरू करते हैं वॉर वाले दिन, वो इंपॉर्टेंट है। सो बहुत सारे मूविंग फैक्टर्स हैं, 1 by 1 लेवल्स, ये सब ध्यान में रखेंगे। लेकिन एक चीज जो समझ में आ रही दीप, ये कि इस हफ्ते इसका आ जाना चाहिए रिजल्ट, क्लाइमैक्स के बहुत नजदीक हम पहुंच रहे हैं। सो अब आइए आपकी जो राय इन्वेस्टर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए आज से एक ही काम करना है जी। आपकी घड़ी में आपको अलार्म लगाना है सुबह 9:30 बजे का। ओके। सुबह 9:30 बजे हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन रिसर्च लेकर आ रहे हैं जी। और उस रिसर्च में हम क्लियर कट आपको ये बता रहे हैं कि युद्ध होने की सिचुएशन में कितने गिर सकते हैं भारतीय बाजार, और युद्ध होने के बाद लाइन ध्यान से पड़ेगा कितने चढ़ते हैं बाजार। मैं ये नहीं बोल रहा किस तरह का मूवमेंट आता है, मूवमेंट छोड़िए, मूवमेंट फिक्स है ऊपर का, लेकिन कितना ये समझना जरूरी है। सो इन्वेस्टर्स के लिए ये एक गोल्डन चांस है। कब खरीदना है वही डिसाइड करना है, किस लेवल पर खरीदना वही डिसाइड करना है। लेकिन ये क्यों डिसाइड करना है? क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन के बाद में, झगड़ा होने के बाद, लड़ाई होने के बाद में जिस तरह के मूव बाजार में आते हैं, हम पुराने जितने भी हिस्टोरिकल वॉर लाइक सिचुएशन हुई हैं उनको एनालाइज करेंगे। हम दो तरह का एनालिसिस देने वाले हैं। एक, जब युद्ध हुआ तब क्या हुआ। दो, जब युद्ध के अलावा कोई ऐसी बड़ी इवेंट हुई जिसकी वजह से बाजार बहुत गिरे और वो बाद में निकाला। सो हर एक इन्वेस्टर को ये रिसर्च जरूर देखनी चाहिए। तो हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत कर डेटा निकाला है, पुरानी सारे इवेंट्स निकाली है, बड़े फॉल निकाले, बड़ी राइज निकाली है, इवेंट के बाद किस तरह का मूड होता है। ऐसा नहीं कि हर बार जरूरी बढ़े ही बढ़े, कब बढ़ता है कब नहीं बढ़ता, बहुत सारी चीज़ें हमने निकाली है, वो आपको मिस नहीं करनी चाहिए। तो 9:30 बजे आज हम आपके लिए बहुत बढ़िया, तो इन्वेस्टर्स के लिए क्लियर है। इन शॉर्ट ये बता दूँ, इन्वेस्टर को जब भी लड़ाई हो उस समय आपको खरीदना है, आप खरीदना है। हाँ, 100% खरीदना है। खरीदना है, अपनी शॉपिंग लिस्ट तैयार रखनी है। अब वो खरीदने का लेवल 16,400 16,600 आता है या उसके नीचे आता है, ये मैं अभी नहीं बता सकता। सर ये अभी बताने की सिचुएशन में मैं नहीं हूँ। होने के बाद मैं बताऊंगा कब कहाँ खरीदना है और क्या फर्क पड़ता है। आपने 16,400 पे खरीदा हो या 16,600 पे खरीदा हो, कोई आप 200 पॉइंट के लिए तो ले नहीं रहे। करेक्ट सर। खरीदना तो आपको 2,000 पॉइंट के लिए। करेक्ट, सही बात। तो फिर आप कोई फर्क, इसलिए एग्जैक्ट टाइमिंग होगी भी नहीं कम से कम आप मेरे से तो एक्सपेक्ट मत करिएगा कि मैं बता दूंगा, तो कभी नहीं होती, इम्पॉसिबल है इस तरह की सिचुएशन में, बट हो जाएगा दीप। तो ये रहा सवाल ट्रेडर्स का। नोटा एक ही चीज याद रखना, नोटा। हर रोज यही कहता हूँ, नया कोई रात को रखना नहीं पोजीशन, कोई रखना नहीं। 3 दिन से बैंक निफ्टी ऊपर बंद हो रहा है, सोचो 25-50 ही बंद होता है, हल्का तो हो रहा है, बिल्कुल ऊपर तो हो रहा है, निफ्टी उधर जा रहा है, बैंक निफ्टी रुका। ये ऐसी सिचुएशन है ना दीप, नहीं क्यों करना है, छोड़ दो ना। साल के 365 दिन में 15 दिन नहीं करेंगे ट्रेड, तो कौन सा क्या फर्क पड़ जाएगा। इस समय आपके लिए ये जरूरी नहीं कि मैं गिरते बाजार में एकदम खरीदूं, कल मुझे गैप अप ओपनिंग मिल जाए, 200-400-500 पॉइंट ऊपर मेरा एकदम से पैसा बन जाए। ये थॉट प्रोसेस ही गलत है। इस वक्त आपकी थॉट प्रोसेस सिर्फ ये होनी चाहिए कि मेरा पैसा बचे कैसे। जिंदा रहेंगे तो बहुत कमाएंगे, सही बात है, करेंगे। हाथ पैर सलामत रहेंगे तो काम करेंगे, है ना। करेक्ट सर। सो अभी अपना बचना है जी। तो ट्रेडर्स को तो कुछ करना ही नहीं है, शांति से देखो, एक्सपीरियंस लो इस तरह के मार्केट में क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है।
ताकि अगर करने का मन ही है तो इस बार जो सीखे उसको अगली बार, ये पहली और आखिरी बार नहीं हो रहा है, करेक्ट, पहले भी कई बार हुए हैं इस तरह के सिचुएशन, आगे भी कई बार होंगे, तो अगली बार ये काम आएगा। इस बार पढ़ाई है, एग्जाम अगली बार देना, फिर पता चलेगा पास हुआ कि नहीं, ढंग से पढ़ा था नहीं पढ़ा था, तो अभी पढ़ाई करो, ध्यान दो। हाँ, अभी ध्यान दो कि पिछली बार वॉर लाइक सिचुएशन में क्या हुआ था और अगली बार वापस आए तो मैं क्या सीखा था, उसका टेस्ट होगा। करेक्ट सर, सिंपल, ट्रेडर को कुछ नहीं करना, ट्रेडर्स को कुछ नहीं करना। चलिए सर, तो ये सारे फैक्टर्स आ गए, और क्योंकि एक्सपायरी भी है, एक बार सेटअप भी फिर समझ ले। एक्सपायरी भी है, एक्सपायरी भी है, उसका भी प्रेशर है, एफआईएस की तो सेलिंग है ही, सारा डेटा। हाँ, किसकी है एक्सपायरी? मंथली ट्रेडर्स की आज तो एफएनओ की है। आज तो बुरी पड़ेगी, बहुत बुरा हाल है सीरियसली। हम माहौल थोड़ा हल्का रखने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपका ऑलरेडी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ऑलरेडी स्ट्रेस लेवल है, बट तकलीफ समझ में आती है जिस तरह के कट लग रहे हैं एक्चुअली, और डीप है, न सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स में, ये इंडेक्स के बाहर जो कट हैं स्टॉक्स में वो बहुत गहरे हैं। करेक्ट, और इसलिए मैं हल्के फुल्के अंदाज में कहता हूँ, लेकिन हम गंभीरता से समझते हैं कि इस तरह के नुकसान बर्दाश्त करना आसान काम नहीं है ट्रेडर्स के लिए, बिल्कुल। तो इसलिए कोई बात नहीं, ठीक है, मार्केट है, हर तरह की चीज़ें होती है, उतनी पोजीशन रखें जितनी संभाल सकें। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि लीवरेज पोजीशन कम कर लें, खत्म कर लें, और खाली डिलीवरी वाली रखें, ताकि आपको क्या, और उसमें भी स्टॉक की क्वालिटी चेक कर लें ठीक ठाक है तो ठीक है, चाहे वो ट्रेडिंग के लिहाज से हो चाहे इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ट्रेडिंग में भी अच्छी क्वालिटी के स्टॉक इसलिए होना जरूरी है कि अच्छी क्वालिटी के स्टॉक एक तो बाद में गिरते हैं और कम गिरते हैं। जब बाद में गिरते हैं तो आपको सिग्नल मिलता है कि अच्छी खराब वाले गिर गए, अब हम गिरेंगे, तो आप कम करना है तो पहले कम कर लो, और कम गिरते हैं इसलिए आप थोड़े सेफ रहते हैं, खराब क्वालिटी वाले पहले गिर जाएंगे और ज़्यादा गिरेंगे। सो क्वालिटी चेक तो आपकी ट्रेडिंग हो चाहे इन्वेस्टमेंट हो, दोनों पोर्टफोलियो में होना जरूरी है, क्योंकि कोई मिड कैप बैंक या कोई एनबीएफसी बढ़ने में आपको रिटर्न ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन गिरने में भी पहले गिरेंगे, ज़्यादा गिराएंगे, तो ये सारी सिचुएशन रहेगी। आइए अब सीधे आज के ट्रिगर्स पर। ग्लोबल ट्रिगर्स नेगेटिव है, एफआईज नेगेटिव है, घरेलू फंड्स के पॉजिटिव साइड पर हैं, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल हैं, सेंटिमेंट नेगेटिव है, ट्रेंड न्यूट्रल है, आशंका है कि आज नेगेटिव हो जाएगा। ओके, 16,775 16,850 इस रेंज में खुलेंगे, हम टाइम पास करेंगे, देखेंगे 16,775 के नीचे फ्रेश कमजोरी शुरू होगी, 16,850 ये 75 पॉइंट की रेंज है जहां पर हम खुलकर टाइम पास करेंगे। इसके नीचे गए तो 16,625 16,700 आ जा सकता है, ये ध्यान में रखें। अल्टीमेटली जो बड़ा सपोर्ट जोन है दीप, वो 16,425 16,625 का है, जो हमने 21 दिसंबर के आसपास बनाया था, जहाँ तक डेट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन उसने 16,410 का लो किया था और 16,608 के आसपास की हमने क्लोजिंग दी थी, तो वो रेंज है 16,400 16,600 राउंड फिगर में, और एग्जैक्टली 16,425 16,625 जो फाइनल लास्ट सपोर्ट जोन है। जितने कमज़ोर हैं हम उतने हैं। जो कंसोलिडेशन का टाइम चल रहा है 16,400 से आपने 18,350 की नॉन स्टॉप तेज़ी देखी थी, भूल गए होंगे, मुझे पता है, तेज़ी किसी को अब याद नहीं है, लेकिन इसलिए अब आपके लिए फ्रेश और बड़ी कमज़ोरी तभी होगी जब आप 16,400 को तोड़कर नीचे ट्रेड करना शुरू करें। ओके, हाँ, अदरवाइज इस फॉल में 16,400 तक की जगह है और वो आपने संभाल लिया तो काफ़ी कुछ तक आप बच जाएंगे। 17,000 17,075 ऊपर की रेंज है, गैप से नीचे खुलने के बाद 17,150 17,250 परफेक्ट सेल जोन। बैंक निफ्टी 36,825 36,925 अगर इसी रेंज में खुले, इससे रोक लें तो भी अपने आप में अचीवमेंट है। इसके नीचे जाने पर दीप ठीक, ये बहुत इंटरेस्टिंग रेंज है, इस पर ध्यान दीजिएगा। बैंक निफ्टी में 36,375 36,650 ये फाइनल सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए, और बैंक निफ्टी में असली और बड़ी कमजोरी उसके नीचे शुरू होती हुई दिखेगी। ऊपर में 37,325 37,525 रुकावट की जगह, पार निकले 37,600 37,775 स्ट्रॉन्ग बिकवाली की जगह, ये आपके लिए बैंक निफ्टी। अंडरस्टूड सर, ये तो रहे आपके लिए बड़े लेवल्स और किस तरह से बाजार इस मूवमेंट में, इस रेंज में मूव कर सकता है, पर जो दिन का आजकल आप बताते हैं सर सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस, वो क्या है? सपोर्ट लेवल 16,850 में, क्योंकि 17,000 के नीचे खुलने के संकेत में 17,000 वाला नहीं ले रहा, 16,850 16,800 16,775 तीन छोटे सपोर्ट है। इसके नीचे 16,700 16,625 और 16,425 दूर के हैं लेकिन यही है। ऊपर 17,000 17,075 गैप से नीचे खुल रहे हैं, तो मैं 17,000 को पहले ले रहा हूँ। 17,000 17,075 17,150 17,200 225 और 250 ये ऊपर की रेंज, ऊपर के लेवल्स निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी 37,050 पहला सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे 36,925 36,825 होगा, 36,650 36,500 36,425 और 36,375 ये सारे लेवल हैं नीचे की तरफ।
उम्मीद करता हूं कि ये लेवल नीचे 36,375 36,500 के आसपास का जो सपोर्ट रेंज है वो होल्ड कर लेगा बैंक निफ्टी। ऊपर 37,325 जहां हम बंद हुए उससे थोड़ा सा नीचे पहला लेवल है 325, 37,400, 37,500, 600 और 775 ये फाइनल लेवल ऊपर की तरफ के बैंक निफ्टी पर। ओके सर, ये है इंपॉर्टेंट लेवल्स। अच्छा सर, एफआईएस के संकेत, पीसीआर डेटा इंटरेस्टिंगली देखिए दीप, कोई पोजीशन में खास बदलाव नहीं, 1% एफआईएस का लॉन्ग बढ़ा है, पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा घटकर आया है, ओवरसोल्ड तो नहीं कहूँगा लेकिन लाइट एंड कंफर्टेबल जरूर कह सकता हूँ, 0.91 पर है, तो यानी कि पोजीशन थोड़ी सी कम हो गई है। विक्स 8% घटा है, क्यों घटा भगवान जाने, आज बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आइए, अगर आपकी एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है, अब चूंकि आप बड़े गैप से खुल रहे हैं तो आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है। वैसे तो 17,100 के नीचे आप 2 दिन से बंद हो रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस लगभग ट्रिगर हो रहा है, बराबर है। हमने 17,100 का स्टॉप लॉस दिया हुआ है क्लोजिंग बेसिस पे, करेक्ट। कल भी आप 17,063 पे बंद हुए, तो ऐसे देखा जाए तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है 2 दिन से। अब बिल्कुल नज़दीक बंद होता तो कन्फ्यूजन रहता, करें ना करें, करेक्ट। अगर कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो अब फ्रेश स्टॉप लॉस जो मैं दे रहा हूँ बहुत दूर के 16,750 इंट्राडे वाला है और क्लोजिंग वाला 16,840 है। 16,840 के नीचे बंद होते हैं तो खेल खत्म। 16,800 रख लो राउंड फिगर में अगर आपको रखना हो तो, बाकी 16,840 3 बार सर हमने डिफेंड किया। यस, इसीलिए हाँ, तो वो फिर उसके नीचे फिर जाते हैं तो फिर आपको फिर जो हमने खराब क्लोजिंग दी थी वो 16,600 हाँ उसके आसपास 10 के आसपास की थी, 608 की थी, 608 की, हाँ। तो इसलिए 16,840 को वो 3 बार बॉटम बना के आप ऊपर आ रहे हैं 16,800 850 की रेंज में, तो अगर उसके नीचे बंद होते तो खराब हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका निफ्टी। बैंक निफ्टी पे एक ही स्टॉप लॉस है दीप, सिंपल 36,800। थैंक यू वेरी मच, बस उसके अलावा दिमाग नहीं लगाना। क्लोजिंग भी यही, इंट्राडे भी यही, ठीक है। शॉर्ट अगर हैं तो चेहरे पे आपके मुस्कुराहट होनी चाहिए। 300 पॉइंट मिल रहे हैं, इतना तो आपने नहीं सोचा होगा, खराब होंगे लेकिन इतने नहीं। 17,300 अब आपका स्टॉप लॉस है इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे, बाद में इसको खींच कर नीचे ले आएंगे। 38,050 बैंक निफ्टी पर रही है, कोई खास बदलाव नहीं। स्टॉप लॉस अगर आपको छोटे करने हो तो बाद में कर लें, फिलहाल ये। आइए पोजिशंस, नई पोजिशन निफ्टी बेचने की राय है लेकिन इतना गैप से खुले तो नहीं। 17,100 आपका स्टॉप लॉस होगा, 16,850, 16,800, 16,775 तीन छोटे टारगेट, 16,700, 625, 425 वही वाले सपोर्ट वाले टारगेट सारे आपके इधर आ गए। खरीदना चाहते हैं, अगर आप बड़े एग्रेसिव ट्रेडर चांस लेना चाहते हैं तो 16,700, 16,800 की रेंज में एक बार चांस ले सकते हैं, ठीक है। बेसिकली जो खरीदने की रेंज निकल कर आती थी वो आती 16,700 से 16,785 88 के आसपास आती, यानी कि सॉरी हाँ 16,800 के थोड़ा सा नीचे। तो 16,800 16,700 में एक चांस लेना ले लीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत दूर का है, वो है 16,600 का, 100 पॉइंट नीचे का है। टारगेट जो बनेगा 850, दूसरा 975, 17,050, 17,075 और 17,150। बाकी अगर आप चाहें तो 16,600 के आसपास खरीदें सिचुएशन देखकर। सो ये आपके लिए 16,600, 16,700, 16,800 ये 200 पॉइंट की रेंज खरीदारी की बन सकती है, लेकिन अगर आप वाकई में वो रिस्क लेना चाहते हैं तो। बैंक निफ्टी बेचना है, स्टॉप लॉस होगा दीप आपका 37,800, थोड़ा दूर का दे रहा हूँ मुझे पता है, बाद में हम कल की क्लोजिंग का 37,500 के आसपास का कर लेंगे, अभी 37,800 रखिए। टारगेट जो होंगे 37,150, 37,050 जहां पर हम शायद खुलेंगे, हो सकता है उसके भी नीचे खुलें 36,925, 36,825 इस रेंज में देखें रुक पाते हैं या नहीं। यहाँ पर भी 2 बार बॉटम हम बना चुके, तीसरा बनता है या नहीं बनता है। इसके नीचे 36,650, 36,500, 36,425 और 36,375। अब बैंक निफ्टी में 2 चीज हो सकती है दीप, या तो ये कि ये कम गिरेगा क्योंकि 3 दिनों से हरे निशान में बंद हो रहा है और खराब नहीं हो रहा, तो बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली थोड़ा बेहतर है, तो उस हिसाब से कम गिरे। या दूसरा ये होता है कि 3 दिन तक इन्होंने सोचा कि हम सुधरेंगे निफ्टी पे, लेकिन सुधरने के बजाय निफ्टी जोर से जा रहा, तो हो सकता है बैंक निफ्टी जोर से भी चला जाए। मुझे नहीं पता दोनों में से क्या होगा ऑनेस्टली मतलब दोनों संभावनाएं बराबर है। एक ये कि आपके आउट परफॉर्मेंस है तो गिरने के लिए जगह भी आपके पास ज़्यादा है, करेक्ट, और दूसरा ये कि नहीं मजबूती ज़्यादा है तो हम सपोर्ट पे रुक जाएंगे। देखते हैं क्या होता है, जैसा होगा वैसे देखेंगे, हम लेवल्स के साथ चलेंगे। तो अपने 36,800 टूटता है तो मामला खराब है बैंक निफ्टी पर, 36,800। हाँ। ओके सर, तो नीचे फिर आपका बेचने की राय 37,800 के स्टॉप लॉस के साथ ये सारे लेवल्स आपके लिए 36,375 तक के नीचे के। अगर आप खरीदना चाहते हैं, बहुत एग्रेसिव ट्रेडर खरीदना ही है एग्रेसिव ट्रेडर के तौर पर, तो 36,825, 36,925 की रेंज में एक चांस ले सकते हैं, लेकिन अगर इसके नीचे खुले तो नहीं खरीदना है। अच्छा, हाँ, 36,800 के नीचे खुले तो नहीं खरीदना है। अगर उसके ऊपर खुले और आप खरीदना ही चाहते हैं, जैसा डाउ आपका थोड़ा सुधर गया, करेक्ट, हो सकता है थोड़ा सुधर जाए। अब SGX तो वापस ही गिर गया है, तो आपको वहां डिसाइड करना है लेना है कि नहीं लेना है। लेकिन अगर ये लेवल होल्ड करता है तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है, ज़्यादा नहीं रखना, 75 पॉइंट का।
36,750 का, 37,050 150 छोटे टारगेट, 325 400 500 मीडियम टारगेट है, 600 675 और 775 बड़े टारगेट। अब आप सोचोगे मैं क्यों ऐसा दे रहा हूँ एग्रेसिव ट्रेडर के, ऐसा क्या जो दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ उसका रीजन बता रहा हूँ जी। आपको। मुझे सबको पता है 300 नीचे है, दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है। कौन जाने कल को कोई स्टेटमेंट अगर अच्छा आ जाए रशिया से तो हो सकता है वो बोले नहीं अमेरिका झूठ बोल रहा है, हम नहीं कर रहे आज। हाँ, तो करेंगे नहीं करेंगे वो तो कल सुबह पता चलेगा। करेक्ट सर है ना, सही बात है। लेकिन उससे पहले मार्केट तो सुधर ही सकते ना जी। तो इसलिए ये है। अदरवाइज दूसरा तरीका जो है वो ज़्यादा ठीक है, वो ये कि 36,425 36,650 की रेंज में आप सोच सकते हैं बैंक निफ्टी खरीदने का। आराम से इंतजार करें, उस रेंज में आए तो ठीक, नहीं आए तो आपका क्या गया, स्टॉप लॉस 36,300 का थोड़ा दूर है, लगा सकें तो ही खरीदिए और बहुत छोटी क्वांटिटी में लीजिए। 36,800 36,900 37,000 37,000 नहीं, इसको हाँ 37,000 ठीक है, 37,150 37,325 और 37,375 ये सारे टारगेट हैं जिसके लिए बैंक निफ्टी में नीचे खरीद सकते हैं आप अगर उस रेंज में आए तो। और ये सारी जो दीप मैंने स्ट्रेटेजी दी है उस सारी स्ट्रेटेजी में एक ही चीज मानकर चलें, और वो ये कि ये सिर्फ इंट्राडे के लिए, हाँ। ओवरनाइट कुछ भी नहीं, ना लॉन्ग ना शॉर्ट। अच्छा, इस बीच एक बड़ा स्टेटमेंट आता हो देखिए, उसको बिग ब्रेकिंग कर दीजिए। अमेरिका ने यूएन में ये कहा है कि अगर रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो इसे यूएन के सारे देशों पर हमला माना जाएगा, मतलब पूरी दुनिया पर हमला माना जाएगा, उसे यूक्रेन पर नहीं माना जाएगा। ये कह रहे हैं, सिर्फ यूक्रेन नहीं, उसे ये मान लीजिए पूरी दुनिया पर हमला है। याद एक और खबर आ रही है सर एएफपी की तरफ से, अभी खबर आई है। पुतिन साहब एक इमरजेंसी स्पीच दे रहे हैं और उन्होंने एक तरह का मिलिट्री ऑपरेशन यूक्रेन के खिलाफ अनाउंस किया है। ये कह रहे हैं कि रशिया डज नॉट प्लान टू ऑक्यूपाई यूक्रेन, ये नहीं करना चाहते हैं, बट किसी तरह का मिलिट्री एक्शन उन्होंने अनाउंस किया है। अब क्या हुआ है सर, जो इनके जो 2 रीजन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेटस रशिया ने दिया, उन रीजन ने एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट डाली थी रशिया को कि आप अपनी मिलिट्री भेजिए हमारे असिस्टेंस के लिए। अब क्या उसके रिस्पांस में पुतिन साहब ने ये मिलिट्री एक्शन अप्रूव करा है या फिर कुछ और है, इस पर क्लैरिटी नहीं आई है। बट इंग्लिश में मैं बोलूं तो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, रशियाज पुतिन अनाउंसेस मिलिट्री ऑपरेशन इन यूक्रेन। ये अभी खबर आती दिख रही है एएफपी की तरफ से। 2 चीजें, एक खराब ये है कि पुतिन साहब ने जो विवादास्पद क्षेत्र है उसमें मिलिट्री ऑपरेशन करने का आदेश दिया है। बेसिकली वो और आगे बढ़ रहे हैं जी, है ना। जिस जगह को लेकर झगड़ा है वो रशिया के फेवर वाली जगह मानी जाती है, इस लिहाज से वहां पर वो सपोर्ट देने के लिए वहां पर अपनी मिलिट्री भेजे, ये नेगेटिव है। अब दूसरा बयान जो आता दिख रहा है वो यूएन से आता दिख रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ से आता हुआ दिख रहा है। और उसमें अमेरिका का ये कहना है कि अगर यूएन पर हमला हुआ तो इसे पूरी दुनिया पर हमला माना जाएगा, न सिर्फ यूक्रेन पर हमला हुआ तो इसे पूरी दुनिया पर माना जाएगा। अब इसके 2 मतलब निकलते हैं। एक मतलब ये है कि अगर खराब सोचना है तो इसका मतलब कि आप वर्ल्ड वॉर की तैयारी कर लो भाई। रशिया खाली यूक्रेन पर हमला नहीं कर रहा, हम सब पर कर रहा है, हम सब पर करेगा तो हम सब मिलकर धोएंगे जी, बिल्कुल, है ना। एक ही हो गया। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि इसका मतलब आप रशिया पर दबाव बना रहे हो कि ये गुस्ताखी मत करना, और रशिया को भी ये समझ में आ रहा है कि अगर यूएन में ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है अगर फिर भी मैं करता हूं तो सब लोग मुझ पर टूट पड़ेंगे जी, तो हो सकता है रशिया ना भी करे। अब दोनों में से क्या होगा मुझे नहीं पता, करेक्ट। इसके दोनों मतलब निकलते हैं। अच्छा मतलब ये निकलता है कि रशिया पर दबाव बनाकर आप उसको हमला नहीं करने दे रहे हैं और रशिया दबाव में आ जाए तो आ जाए। दूसरा तरीका ये कि नहीं फिर, और रशिया अगर अड़ियल है जो कि है और कर ही दे तो फिर वो मामला और ज़्यादा सीरियस हो सकता है। दोनों में से क्या सही होगा भगवान जाने। करेक्ट सर। लेकिन अभी जो है ये आपके लिए बड़ी खबर आती दिख रही है। एएफपी न्यूज़ एजेंसी के हवाले से एक खबर है और उसमें पुतिन साहब ने एक कदम तो और आगे बढ़ाई दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो मतलब तनाव कम होने वाली खबरें तो नहीं है, तनाव बढ़ने वाली खबरें हैं सर, डेफिनेटली तनाव बढ़ने वाली खबरें हैं। इमरजेंसी स्पीच दिया है, वो कह रहे हैं कि नेटो का जो ये एक्सपेंशन था ये गलत उन्होंने कहा, यूक्रेन जो इसका सहारा ले रहा है ये गलत बात है, इसलिए हमने इसके रिस्पॉन्स पर मिलिट्री एक्शन करने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने इनफैक्ट ये भी कहा है कि हमारा एम है कि यूक्रेन को डीमिलिटराइज किया जाए, जो इनकी मिलिट्री है उसको डीमिलिटराइज करा गया है। वो कह रहे हैं यूक्रेन सोल्जर्स को कि आप वापस
वापस घर जाइए, आप यहाँ पर मत रहिए। तो डेफिनेटली जो अब पुतिन साहब कह रहे हैं सर, वो काफ़ी अग्रेसिव तरीके से इस समय, ये लाइव स्पीच उनका चल रहा है, थोड़ा ट्रांसलेशन में 1-2 मिनट की देरी करके आता है, इसलिए थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भी समझना इसका ज़रूरी रहेगा, बट डेफिनेटली काफ़ी अग्रेसिव वर्ड्स आ रहे हैं पुतिन साहब की तरफ से। तो पुतिन साहब झुकने के लिए, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, और इसी वजह से बाजार अब आप देखिए लगभग 2% नीचे हम एसजीएक्स निफ्टी पर नजर आ रहे हैं, 350 पॉइंट का। एक खबर, हर एक खबर आपको रशिया और यूक्रेन के मामले से रिलेटेड आपको इस वक्त आती हुई दिखेगी। हम ये खबर लगातार चलाते हुए दिखेंगे। आइए तब तक एक बार जल्दी से आगे बढ़ जाएं, खबरों वाले शेयर बाकी सब हो गया। सर डेटा थोड़ा बाकी था। क्या डेटा, काय का डेटा, आज किसका डेटा तो कुछ वैल्यू नहीं है उसकी, कोई मतलब नहीं है इस डेटा में। करेक्ट। इतने दिनों में ही काम नहीं आ रहे, तो 300 पॉइंट 350 पॉइंट नीचे में क्या काम आएंगे सारे लोग। एक ही चीज़ है, 17,000 के नीचे खुलने पर बहुत सारी पुट राइटर्स हैं जो रिस्क पर आ जाएंगे, 37,000 के नीचे खुलने पर बहुत सारे पुट राइटर्स हैं बैंक निफ्टी पे जो रिस्क पर आएंगे। सो आज मुझे बिकवाली का डर कम है, लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रेशर ज़्यादा दिखता है, तो जिनकी तेजी की पोजीशन है वो कितना संभाल सकते हैं वो इंटरेस्टिंग है, वो इंपॉर्टेंट है। तो गैप से खुलने के बाद देखते हैं, शुरुआत के 10-15 मिनट तो वही होगा, कैपिचुलेशन, मार्जिन कॉल्स, करेक्ट, बिकवाली, फिर उसके बाद देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन कुछ भी हो, किसी भी वक्त 100, 150, 200 पॉइंट का मूव निफ्टी में आपको किसी भी तरफ किसी भी स्टेटमेंट की वजह से आ सकता है। यूएन में बैठक चल रही है, ढेर सारे स्टेटमेंट वहाँ से निकलेंगे, अच्छे भी खराब भी। फिलहाल खराब खबरों का दौर है, संभालिए, बाकी देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। आइए बढ़ते हैं आगे, और इस वक्त जल्दी से खबरों वाले शेयरों पर फोकस कर लें, और पहले ट्रिगर्स के साथ देवांशी है तैयार। देवांशी बताइए। बिल्कुल, अब देखिए सबसे पहले आज जो नतीजे आने वाले हैं उसमें लेंडे इंडिया, विस्विस इंडिया, इन दोनों के नतीजे आ जाएंगे। इसके साथ ही आज सारेगामा इंडिया पर नजर रखें क्योंकि बोर्ड की बैठक है, शेयर विभाजन पर आज कोई फैसला निकल कर आएगा। एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर पीएमओ की आज बैठक होने वाली है, जहां पे खाद्य सचिव, पेट्रोलियम सचिव और नीति आयोग जो है उनके अधिकारी भी इसमें शामिल हो जाएंगे। आरबीआई एमपीसी की मिनट्स आएंगी, जो मीटिंग थी उसकी मिनट्स आज रिलीज होंगी, तो उसके हाईलाइट्स पर नजर रखें। और इसके साथ ही आज पॉलीप्लेक्स 35 रुपीज़ का जो बड़ा डिविडेंड कंपनी ने दिया था उसका आज एक्स डेट है, तो स्टॉक पे थोड़ा सा रिएक्शन देखने मिलेगा, एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। सनोफी इंडिया, इसके नतीजे आए थे, कमजोर नतीजे हैं, लेकिन डिविडेंड जो है वो काफी बड़ा दिया है कंपनी ने। आय कुल मिला के 4.5% तक घटी है, कामकाजी मुनाफा 24% तक कम होता हुआ दिखा। मार्जिन 23% से घटकर 18.5% पे कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं, और मुनाफे में 26% तक की गिरावट इस बार आई है। इसके साथ ही कंपनी ने 490 रुपीज़ के टोटल डिविडेंड का ऐलान किया है, जिसमें से स्पेशल डिविडेंड करीब 309 रुपए प्रति शेयर का दिया है। वोडाफोन आइडिया पर नजर रखें, जो इंडस टावर है उसमें कंपनी फिलहाल 2.4% की जो हिस्सेदारी है वो बेचेगी। ब्लॉक डील के जरिए ये हिस्सेदारी बेचने की बात होती हुई दिख रही है। वोडाफोन पीएलसी इसमें हिस्सा बेच रही है, और इसके जो फंड्स आते हुए दिखेंगे उसका इस्तेमाल वोडाफोन आइडिया में कंपनी निवेश करेगी। इसके साथ ही ये भी खबर आ रही है कि आने वाले समय में अतिरिक्त 4.7% की जो हिस्सेदारी है इंडस टावर में वो भारतीय एयरटेल को कंपनी बेच सकती है। इसके लिए बातचीत जारी है, तो कुल मिला के करीब 7% की हिस्सेदारी कंपनी यहाँ पे बेचने की बात कर रही है। वेदांता इंडिया यहाँ पे नजर रखिए, जहाँ पे 2 मार्च को बोर्ड की बैठक है, तीसरे अंतरिम डिविडेंड पर विचार होता हुआ दिखेगा। और सुजलॉन पर नजर होगी, जहाँ पे 27 फरवरी को बोर्ड की बैठक होने वाली है। लेनदारों को प्रेफरेंशियल शेयर्स अलॉट करने पर कोई फैसला निकल कर आएगा, तो इन सब पर आज फोकस होगा। ओके, तो ये है आपके लिए इस समय कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और खबरें। कुशल बताएं, आपके पास कौन सी खबरें और कुछ प्रमोटर एक्शन भी है? बिल्कुल, तो काफ़ी सारा प्रमोटर एक्शन है, पर सबसे पहले फेडरल मोगल पर फोकस कीजिए। यहाँ पर कंपनी में करीब 25% हिस्सेदारी खरीदने के लिए पेगासस होल्डिंग ने ओपन ऑफर दिया है। 275 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ये करीब 1.4 करोड़ शेयर्स खरीदते हुए नजर आएंगे, और ओपन ऑफर का जो कुल साइज है वो 383 करोड़ रुपए का रहेगा। साथ ही प्रमोटर एक्शन चंबल फर्टिलाइजर, यहाँ पर प्रमोटर ने 23 फरवरी को लगभग 40,000 शेयर खरीदे हैं। साथ ही गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, यहाँ पर प्रमोटर ने 22 फरवरी को 20,000 शेयरों की खरीदारी की है। मैंगलोर केमिकल्स के लिए भी पॉजिटिव प्रमोटर एक्शन है, जहां पर 23 फरवरी को कंपनी ने लगभग 75,000 प्रमोटर ने लगभग 75,000 शेयर खरीदे हैं। और वीआईपी क्लोथिंग, यहां पर प्रमोटर ने ऑलमोस्ट 6.25 लाख शेयरों की बिकवाली की है, लगभग 23 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। और इक्विटी के जरिए आप देखिए यहाँ पर 0.7% स्टेक जो है इनकी कुल 12.48% से ये हिस्सेदारी बेची गई है। L&T फाइनेंस होल्डिंग्स, यहाँ पर एक अपडेट है, जहाँ पर सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट मॉरिशस प्राइवेट लिमिटेड और CBNA लंदन ने लगभग 6.5 करोड़ शेयर जो है बेचते
बढ़ते हुए नजर आए हैं और इनकी जो शेयर होल्डिंग है वो 8.75% से घटकर अब 3.9% हो गई है। मंडे की बल्क डील है ये और इसमें ये कहा गया था कि करीबन 5.79 करोड़ शेयर्स बेचे गए थे, जबकि 6.4 करोड़ शेयर्स यहाँ पर बेचे गए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों फंड एक्शन, प्रमोटर एक्शन भी जो आपने होते हुए देखा है। आइए जान लेते हैं आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी, और ये बता रहे हैं FIR में आशीष। मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए टाटा मोटर्स यहाँ पर CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है। बिकवाली किराए को बरकरार रखा है, 477 जो है कल की क्लोजिंग है, 408 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं और ये मान रहे कि सभी पीयर्स को जो है सभी ज्योग्राफीज में कंपनी ने लगातार जो अंडर परफॉर्म किया, जिसके चलते बिकवाली किराए को बरकरार रखा है। इसके अलावा क्रॉम्पटन ग्रीव्स यहाँ पर भी नजर रखेगा। काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आई है। JP मॉर्गन ने जो है रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है न्यूट्रल से, अब ये ओवरवेट किराए दे रहे हैं। लक्ष्य भी देखें तो 10 रुपये से बढ़ाया है, 475 से बढ़ाकर 485 कर दिया है, 408 जो है कल की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि इस अधिग्रहण के चलते जो किचन अप्लायंसेस सेगमेंट है यहाँ पर कंपनी की एंट्री होगी। और अच्छी बात यह कि जो ट्रांजैक्शन है EPS न्यूट्रल है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा बड़ा डायल्यूशन एक्सपेक्ट नहीं करके चल रहे हैं, जिसके चलते रेटिंग को अपग्रेड किया। इसके अलावा क्रेडिट स्विस भी देखें तो न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे, 500 रुपये का लक्ष्य दिया। मॉर्गन स्टैनली ने भी इक्वल वेट की रेटिंग दी है, 442 रुपये के लक्ष्य के लिए। जेफरीज खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए हैं 590 रुपये के लक्ष्य के लिए। बंधन बैंक और इंडसइंड बैंक यहाँ पर जेफरीज की तरफ से नजर रखेगा। ये मान रहे कि आगे जाकर एक अर्निंग्स में आपको बढ़िया टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है। जेफरीज जो है बंधन बैंक पर खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए हैं, 316 की क्लोजिंग है, 380 रुपये का लक्ष्य दिया है। और इंडसइंड बैंक पर देखें तो यहाँ पर भी ये खरीदारी किराए दे रहे 1220 रुपये के लक्ष्य के लिए। IT स्टॉक्स फोकस में रहेंगे क्योंकि यहाँ पर बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट आई है, कह रहे हैं कि जो वेज इन्फ्लेशन है इसका एक आगे जाकर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, जिसके चलते इन्फोसिस को रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया गया है और जो लक्ष्य वो 1830 का दिया है, 1742 जो है कल की क्लोजिंग है। और विप्रो पर भी देखें तो अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 555 रुपये के लक्ष्य के लिए। माइंट्री यहाँ पर अंत में नजर रखिए। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 5100 रुपये के लक्ष्य के लिए। और ये मान रहे कि जो ग्रोथ मोमेंटम है ये बरकरार रहेगा और आगे जाकर मार्जिन भी देखें तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेंगे। वहीं नोमेरा देखें तो न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 4640 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट जिन पर आज रहेगा फोकस। लेकिन बाजार बड़े गैप से नीचे खुलने को है तैयार, 16,700 के करीब खुलने की तैयारी होती हुई दिख रही है। देखते हैं क्या कुछ होता है। आइए बढ़ते आगे और वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से मुलाकात करने का। पिक ऑफ द डे। कुणाल जी सुप्रभात, करिए शुरुआत। और आज आप सबको नोटा का इस्तेमाल करने की भरपूर इजाजत है। और बंसल जी कसम खा के कह रहा हूं, ट्रोलिंग नहीं करूंगा आपकी। जी सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी जैसे ही आपने ये सुविधा दी है अनिल जी, तुरंत इसका इस्तेमाल करने का निर्णय मैंने किया है। हाँ, तो अनिल जी आज मेरा नोटा आप सादर स्वीकार करें अनिल जी। बिल्कुल स्वीकार है सर, स्वीकार है। बंसल जी बताइए। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। देखिए अनिल जी हमारा तो चार्ट टर्नर है और मैं कुणाल जी के पच्चीनों पे चल रहा हूँ। हाँ। तो जो सुविधा अनिल जी आपने दी है उसका मैं सदुपयोग कर रहा हूँ। तो मेरा भी अनिल जी आज नोटा है। हाँ ठीक है, आज जो कुछ भी आप करो उसे सदुपयोग माना जाएगा। पहले जो करते थे ना इतने दिनों तक, उसे दुरुपयोग में मानता था। ये सदुपयोग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतने गैप से खुल रहे तो नेचुरली न खरीदने का बनता है न बेचने का बनता है। देखते हैं क्या कुछ होता है खुलने के बाद। सुमित जी बताएं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी मेरे को लग रहा है कि मार्केट्स के अंदर जिस तरह से गिरावट देखने को मिलेगी ओपनिंग में, कुछ स्टॉक्स में हमें सेलिंग अच्छी खासी देखने को मिलेगी। तो एक स्टॉक जो मुझे कंटिन्यूसली वीक लग रहा है पिछले कई दिनों से, वो है MCX के अंदर यहाँ से गिरावट बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। कल भी एक वीक कैंडल देखने को मिली थी। मेरे को लग रहा है नीचे में 1270 से लेके 1250 रुपए तक के लेवल MCX के अंदर नीचे में देखने को मिल सकते हैं। सेल पोजीशंस होल्ड करें, फ्रेश बिकवाली करें। 1250 तक के लेवल MCX में देखने को मिलने चाहिए। ऊपर में 1320 का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 1320 के स्टॉप लॉस के साथ करें बिकवाली MCX में 1270 1250 के टारगेट के लिए। सिमी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। सिमी जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपका क्या इरादा है? वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि कल जितने स्टडीज किए हैं रात भर, वो स्टडीज कुछ काम नहीं कर सकता है आज।
सिर्फ एक ही सेक्टर मैंने देखा है जो जिसमें मुझे लगता है कि बुलिश है, खरीदारी करनी चाहिए, वो था शुगर सेक्टर, और उसी में 2-3 स्टॉक मैंने चूज किया था जो आज पीक ऑफ द डे के तौर पर मैं दे सकती थी। पर अभी ग्लोबल क्यूज देखने के बाद और एसजीएक्स निफ्टी का हाल देखने के बाद मैं वेट करूंगी और मार्केट ओपनिंग का इंतजार करूंगी, क्योंकि मुझे अभी भी उम्मीद है लोअर लेवल्स पर खुलेगा तो अच्छी खरीदारी लोअर लेवल से देखने को मिलना चाहिए। पर फिलहाल अभी तक के लिए कोई पीक ऑफ द डे नहीं है, मार्केट खोलने के बाद ही करूंगी, कुछ भी स्टॉक देखूंगी, अभी तक नोटा ही है मेरा। ओके, तो फिलहाल इंतजार है बाजार के खुलने का। शरद जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका क्या इरादा है? जी मुझे लगता है बाइंग ही करनी चाहिए करेक्शन पे भी। ओके। और हमारी हमारी पिक रहेगी कोल इंडिया। वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है और इस टाइप की अनसर्टेनिटी का और ज़्यादा असर कोल प्राइसेस पे थोड़ा एक्सटेंडेड मिलना चाहिए, तो उसका भी फ़ायदा होना चाहिए। और वैल्यूएशन 6x पे मिल रहा है, कंपनी कुछ कुछ डाइवर्सिफाई भी कर रही है सोलर पावर में और फर्टिलाइजर प्लांट्स वगैरह में, तो उसका फ़ायदा अगले 2-3 सालों में ग्रेजुअली दिखने लगना चाहिए। डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी हेल्दी है। हमारा मानना है कि 28-30 रुपए के आसपास की ईपीएस कंपनी रिपोर्ट करती रहेगी, तो उस लिहाज से हमें लगता है 290 तक के लक्ष्य पॉसिबल हैं, इवन अगर 10 का मल्टीपल भी मिलता है तो कोल इंडिया एक डिसेंट बेट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के। ओके 290 यहाँ से ज़बरदस्त गेंस आपको आती हुई दिख सकती हैं, बट ऑफ कोर्स ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड होगा ये। आज तो ऑफ कोर्स बाजार काफ़ी वॉलेटाइल रहने वाले हैं। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स की तरफ से नोटा है, बट ऑफ कोर्स खबरों के दम पर काफ़ी सारे स्टॉक्स आज रिएक्ट ज़रूर करेंगे। अब इनिशियल वीकनेस के बाद रिएक्शन आता है या फिर आज वीक रहेंगे वो अलग बात है, बट बंसल जी वोडाफोन आइडिया पर आज तो बात करनी पड़ेगी। वोडाफोन पीएलसी जो इंटरनेशनल एक समय में इनकी पेरेंट थी, अब को प्रमोटर है, वो इंडस टावर में 2.4% हिस्सा बेचेगी और फिर जो इन्हें हिस्सा बिकवाली से मिलेंगे वो वोडाफोन आइडिया में निवेश किए जाएंगे। तो पहले वोडाफोन आइडिया पर एक राय दे दें, लेवल्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दें और फिर इंडस टावर्स की करेंगे बात। देखिए दीपांशु, वोडाफोन आइडिया में देखें तो टेक्निकली स्टॉक में ऐसा कुछ नहीं है। एक बार स्टॉक ने 2 दिन पहले चलने की कोशिश करी थी, फिर ये नीचे में खिसका। यहाँ पर 11 रुपए 35 पैसे, 11 रुपए 40 पैसे, 11 रुपीज 35 पैसा, 11 रुपीज 40 पैसा, ये एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है। इसके ऊपर निकल के सस्टेन करे तभी वोडाफोन में कुछ करना चाहिए। और इसके विपरीत जैसे अभी आपने दीपांशु बोला कि इंडस टावर को बाद में देखेंगे, मेरा ऐसा मानना है इंडस टावर पे नजर रखनी चाहिए। यहाँ पे नीचे में 240 के राउंड एक अहम सपोर्ट है। इस स्टॉक ने इस सीरीज में भी एक बड़ा अपमूव लेने की कोशिश करी थी, ऊपर से सेलिंग आई थी। माइट भी कि मार्केट को पहले से मालूम था कि शायद वोडाफोन इसमें स्टेक सेल करेगा, तो 240 एक अहम सपोर्ट है। और इतने वोलेटाइल माहौल में जहां सिंगापुर निफ्टी से 300 प्लस पॉइंट नीचे खुलने के संकेत हैं, बट मुझे लगता नहीं है कि 240 के नीचे की क्लोजिंग यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर 240 के लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए। अगर ये लेवल्स नहीं टूटते हैं तो गिरावट पर इंडस टावर में खरीदारी की राय होगी। इंडस टावर में खरीदारी की राय डेफिनेटली होगी। अब देखते हैं किस रेंज में ब्लॉक डील होती है। प्राइस रेंज हमें नहीं मालूम, बट यूजुअली डिस्काउंट पर ही होती है। तो देखते हैं किस रेंज में ये ब्लॉक डील होगी और उसके बाद इंडस टावर्स पर आपको रखनी पड़ेगी नज़र। ये है आपके लिए दोनों काउंटर्स फोकस में। शरद जी कोई राय वोडाफोन आइडिया पर? वोडाफोन पीएलसी जो हिस्सा बेचकर वापस कंपनी में निवेश करेगी, कैसे देखें सर इस डेवलपमेंट को? पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि स्ट्रेस तो है ही उनकी बैलेंस शीट और पीएल, तो जो भी डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह होता है ये इनके लिए बेटर है, क्योंकि कोर फंक्शंस को चलाने के लिए ही कंपनी को पैसे कम पड़ रहे हैं, तो इस टाइप की डिसइन्वेस्टमेंट हो जाती है। और भारतीय के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि डिस्काउंट पे डील हो जाती है। और प्लस इंडस टावर, जैसा कि बंसल जी भी कह रहे थे, मुझे भी लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है, क्योंकि स्टेडी रेंटल इनकम भी रहेगी। और इन एडिशन आपका अगर 5G के रिलेटेड जो ये काम कर रहे हैं उससे जो इनको बूस्ट मिलेगा लॉन्ग टर्म में, वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये एक स्टॉक है जहां एटलीस्ट 30 से 40% री रेटिंग मल्टीपल्स की होने की पूरी संभावना है लॉन्ग टर्म में। ओके, तो ये है आपके लिए इस समय वोडाफोन आइडिया इंडस टावर्स। नजर रखिए यहाँ पर 450 पॉइंट्स का कट इस समय एसजीएक्स निफ्टी पर आते हुए दिख रहा है। कहीं छुपने की जगह आज तो बाजार में नहीं मिलने वाली। पहले 15 मिनट आपको काफ़ी वॉलेटिलिटी मिलेगी, मार्जिन कॉल्स ट्रिगर होने वाली हैं, एक्सपायरी का दिन है, सारी चीज़ें एक साथ ही आज ओपनिंग पर आपको बाजार पर दिखेंगी। अच्छी बात है, ओपनिंग में अभी भी 15 मिनट प्री ओपनिंग के बाकी हैं, फुल ओपनिंग के लिए आधा घंटा बाकी है। तो जब ओपनिंग होगी तब तो यहाँ पर हम करेंगे फोकस। तब तक स्टॉक्स पर एक बार नज़र डाल देते हैं। अब जितना भी रिएक्शन
करेक्शन आएगा, बट देखते हैं किस तरह की मूव आती है। एक वेदांता पर चार्ट चेक लेना चाहूँगा कुणाल जी आपसे। एल्यूमिनियम प्राइजेस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है, तो वेदांता, नाल्को, हिंडाल्को ये तीनों फोकस में रहेंगी। और वेदांता 2 मार्च को बोर्ड बैठक कर रही है सर, तीसरे अंतरिम डिविडेंड पर करने वाले हैं विचार। कल भी वॉलेटिलिटी में पॉजिटिव क्लोज हुआ था, वेदांता पर राय सर? देखिए स्ट्रेंथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दीपांशु, चार्ट पर जो बड़ा सपोर्ट है वो 320 रुपए के आसपास है और 320 से लेकर के 355-360 के बीच की एक रेंज है जिसमें वेदांता ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए आज गिरावट कुछ देखने को मिले तो वेदांता में डेफिनेटली बाय करना चाहिए। मेटल्स, मुझे लगता है कि जो जंग का माहौल है इसमें अगर आप पहले के इतिहास देखें तो हमेशा जंग में मेटल्स में तेजी बनती है, तो इस बार भी मुझे लगता है मेटल स्टॉक्स में तेजी बननी चाहिए। गिरावट में वेदांता खरीदें, 365-370 के टारगेट्स हों। ओके, तो ये है आपके लिए वेदांता जहां पर आपको करनी है खरीदारी इस समय। तो एक्शन यहां पर आपको बनते हुए दिख रहा है। खबर अच्छी नहीं आ रही है। अब बात की जा रही है कि क्राइमिया के ज़रिए यूक्रेन में रशिया की आर्मी एंटर करती हुई दिख रही है। ये मल्टीपल सोर्सेस से खबरें आ रही हैं, न्यूज़ ट्रस्टेड न्यूज़ चैनल्स इस पर खबर डाल रहे हैं। तो ये आपके लिए एक खबर आती हुई दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स देखिए, अब 500 पॉइंट्स का कट, डाउ फ्यूचर्स में 450 पॉइंट्स का कट आपको SGX निफ्टी में आते हुए दिख रहा है। एशिया के बाजार भी अब फिसलते हुए दिख रहे हैं, 2.5% नीचे हांगकांग आपको बनते हुए दिखेगा। तो ये इस समय खबर आ रही है। दूसरी खबर आ रही है और हम इसे वेरीफाई करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि कीव, जो कि यूक्रेन की कैपिटल है, वहाँ पर एक्सप्लोजन्स की खबरें आ रही हैं। कीव, इसके साथ ही यूक्रेन के बाकी बड़े शहरों में भी एक्सप्लोजन्स की खबरें आ रही हैं। मल्टीपल सोर्सेस से ये खबरें आ रही हैं। खार्किव, जो कि यूक्रेन की सेकेंड सबसे बड़ी सिटी है, वहाँ पर क्रामातोर्स्क, जो कि डोनेट्स के पास का एरिया है, वहाँ पर भी। तो मल्टीपल सिटीज़ में अब ब्लास्ट्स की खबरें आती हुई दिख रही हैं। जहाँ तक यूक्रेन का सवाल है, इसका इम्पैक्ट इस समय आपको बाजार पर भी दिख रहा है। 500 पॉइंट्स का कट डाउ फ्यूचर्स पर और 450 पॉइंट्स का कट SGX निफ्टी पर आते हुए दिख रहा है। जैसे जैसे ये खबर आएंगी हम आपके सामने ये अपडेट्स भी लेकर आते रहेंगे, बट इस समय सिचुएशन और ख़राब होती हुई दिख रही है। डिक्लेरेशन ऑफ वॉर जो पुतिन साहब ने अभी थोड़ी देर पहले किया है, उसका इम्पैक्ट अब ग्लोबल मार्केट्स पर बनते हुए आपको दिख रहा है। तो खराब सिचुएशन और बाजार का भी मूड माहौल खराब हो रहा है। शरद जी, एक बार जरा बाजार पर आपसे व्यू लेना चाहूंगा। जिस तरह से ये सिचुएशन और थोड़ी खराब होती हुई दिख रही है, आज तो पैनिक होने ही वाला है बाजार में, बट और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखते हैं इसका? देखिए, मैक्सिमम मुझे लगता है जो भी आप बड़े इस टाइप के इवेंट्स अगर देखते भी हैं, अनलेस एंड अनटिल ये फुल ब्लोन वॉर में शिफ्ट हो जाता है और ग्लोबली सारी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, तब प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ जाती है और एक 3-6 महीने की आपको टाइम फ्रेम हो सकता है जहां आपको कुछ मूवमेंट नहीं मिले। लेकिन हमारा मानना है कि ब्रॉडली ये 1-2 महीने का मैक्सिमम पेन होगा, उसके बाद ये सेटल हो जाएगा और बाज़ारों में लगभग 8 से 10% की मैक्सिमम करेक्शन अगर ये कंटिन्यू होता है जो आज चालू हुआ है। बट मुझे नहीं लगता कि आज के दिन कोई भी कंट्री एक फुल ब्लोन वॉर की तरफ बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली आगे बढ़ेगी। तो मेरे हिसाब से 8 से 10% करेक्शन मैक्सिमम है और हर डिप को यूज़ करना चाहिए अपॉर्चुनिटी की तरफ बाई करने के लिए। ओके, तो एक इम्पैक्ट तो पड़ेगा। अब हम भी आपके लिए कुछ बढ़िया एक्सक्लूसिव रिसर्च 9:30 बजे इसी मुद्दे पर लेकर आने वाले हैं कि जब जब ऐसी सिचुएशन आती है तब मार्केट्स में क्या होता है और उसके बाद बाजार में क्या होता है। ये हमारी एक्सक्लूसिव रिसर्च है, 9:30 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे। इस पर करिए इंतज़ार और थोड़ी देर में कुछ और भी इसके इम्पैक्ट के बारे में हम आपके लिए रिसर्च लेकर आने वाले हैं। बट सर, यूक्रेन की कैपिटल में अब ब्लास्ट की रिपोर्ट्स आ रही है। इनफैक्ट यूक्रेन की कैपिटल कीव, इनकी दूसरी सबसे बड़ी सिटी है खार्किव, वहाँ पर भी, और ईस्टर्न यूक्रेन में क्राइमिया के जरिए अब रिपोर्ट्स कर रहा है फॉक्स न्यूज़, अमेरिका का फॉक्स न्यूज़ चैनल रिपोर्ट कर रहा है कि क्राइमिया के जरिए यूक्रेन में एंटर करती हुई दिख रही है रशिया की मिलिट्री भी। मतलब कुल मिलाकर ये कि ये संकेत साफ आते हुए दिख रहे हैं कि रशिया ने अटैक शुरू कर दिया है। अभी ये सिचुएशन आती हुई दिख रही है और जिस तरह की खबरें आती दिख रही है वो ये बता रही है कि जो यूक्रेन की राजधानी है कीव, वहाँ पर कुछ विस्फोट हुए हैं, उन पर पूरा का पूरा अपडेट आता हुआ दिख रहा है। अलग अलग न्यूज एजेंसीज हैं, CNN की तरफ से ये अपडेट आया है, अलग अलग खबरें आ रही है और यही खबरें हैं जो बाजार को परेशान करती हुई दिख रही है। सारी खबरें आपको हर वक्त इस वक्त मिलेगी, आप देखते रहें एकदम। जो भी खबर है, बड़ी से बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आती हुई दिख रही, तो इस पर फोकस पूरी तरह से आप कर सकते। तो ये बड़ा डेवलपमेंट इस वक्त होता दिख रहा है इस वक्त। और कच्चा तेल $99 के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। संयुक्त राष्ट्र में
पुतिन साहब के स्टेटमेंट्स, उनका भाषण जो चल रहा है उसके स्टेटमेंट्स आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त ये है कि पुतिन ये कह रहे हैं कि नेटो का विस्तार उन्हें स्वीकार नहीं है। मतलब है कि नेटो के देश हैं, नेटो जो बना हुआ है ऑर्गेनाइजेशन, उसमें यूक्रेन जुड़ जाए, ये वो मानने को और स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसको लेकर भी एक बड़ा विवाद है। पुतिन नहीं चाहते हैं कि वो नेटो में जुड़े, यूक्रेन चाहता है नेटो में जुड़ जाए तो उसकी ताकत बढ़ जाए उन देशों के साथ में, लेकिन ये नहीं होता हुआ दिख रहा है। ये सारी की सारी खबरें आती हुई दिख रही है। इस वक्त बड़ा डेवलपमेंट जो होता दिख रहा है वो आपके सामने इस वक्त, और यही वजह 450 अंक तेज़ी से लुढ़कता हुआ आपको नज़र आएगा इस वक्त। एसजेएक्स निफ्टी पर फॉल, 500 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स अब गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है, जिसकी बात हम सुबह कर रहे थे कि अब क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहे हैं दीप, लगता है उस क्लाइमैक्स की तरफ तेज़ी से हम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो कुछ होता दिख रहा है 16,600 के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है इस वक्त एसजेएक्स निफ्टी। कुछ एयरपोर्ट्स के आसपास भी बॉम्बिंग होती हुई दिख रही है सर यूक्रेन के। तो जो हम सुबह खबरें बता रहे थे नो फ्लाई जोन क्रिएट करके, वो सिचुएशन अब प्ले आउट हो रही है। तो जो डर बना हुआ था सर सुबह, वो सिचुएशन अब आपको प्ले आउट होती हुई दिख रही है। लाइव एक एक्सप्लोजन इस समय कैप्चर किया गया है कीव शहर में। मल्टीपल एक्सप्लोजन्स की इस समय खबरें आती हुई दिख रही हैं। तो जो ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन अनाउंस किया है उसका इम्पैक्ट आपको बाजार में भी बनते हुए दिख रहा है। यूक्रेन की राजधानी में धमाके की जो खबरें हैं उसका आप इम्पैक्ट देख रहे हैं। सैन्य कार्रवाई शुरू हो गई है ईस्टर्न यूक्रेन के जरिए, मिलिट्री भी अब आपको एंटर करती हुई दिख रही है। यूक्रेन की तरफ से इस समय कोई ये नहीं आया है अनाउंसमेंट या घोषणा अभी तक नहीं करी गई है। हमने ऑलरेडी देखा है कि वहाँ पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी। रशिया की बात करें तो हमसे 2.5 घंटे पीछे है रशिया, तो वहाँ पर इस समय लगभग 6:20 का टाइम हो रहा है, 6:30 बजने वाले हैं, बट एक्शन यहाँ पर शुरू हो गया। करीब 6 बजे के आसपास से एक्शन इन्होंने शुरू करा है। तो 20 मिनट हो गए हैं जब से मिलिट्री एक्शन शुरू किया गया था, और उसका अब आप इम्पैक्ट बाजार में भी प्ले आउट होते हुए देख रहे हैं। इनफैक्ट कहाँ पर होगा इम्पैक्ट इस बड़े एक्शन का, ये भी हम जानते हैं। ये जो तनाव है भारत में कहाँ पर आपको रखनी पड़ेगी नज़र, इसके बारे में भी एक बार जान लेते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए, अब तो जो सबका डर था वो प्ले आउट होते हुए दिख रहा है, कहाँ पर आ सकता है इसका इम्पैक्ट? देखिए, सबसे पहले तो रशिया में जिन कंपनियों का एक्सपोजर है भारतीय कंपनियों का, वहाँ पर फोकस रहेगा। सबसे पहले आप देखिए डॉक्टर रेड्डीज, FY21 में इनकी कुल आय का करीबन 8.5% हिस्सा रशिया से आता हुआ दिखा है। कल इनकी तरफ से बयान भी आते हुए दिखे थे डॉक्टर रेड्डीज की तरफ से कि इनकी काफ़ी अहम भूमिका है रशिया और साथ ही जो अन्य CIS कंट्रीज़ हैं। साथ साथ सन फार्मा पर भी फोकस रखिए, यहाँ पर भी करीबन 3% हिस्सा इनका रशिया से आता है। और कार्बोरंडम यूनिवर्सल, यहाँ पर बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है क्योंकि FY21 में जो रूसी सब्सिडरी है उसका कुल आय में करीबन 25% का कॉन्ट्रीब्यूशन है। कच्चा तेल आप देखिए फिर से $99 के पास जाता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली इसका जो इम्पैक्ट है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनियों के लिए तो पॉजिटिव रहेगा। ONGC ऑयल इंडिया पर फोकस रहेगा। पर दूसरी तरफ जो नेचुरल गैस इंपोर्टिंग कंपनियां हैं, जिसमें पेट्रोनेट, LNG, गेल और साथ ही जो अन्य सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, उन पर नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। इनडायरेक्ट इंपैक्ट यूरोप और UK में जिन कंपनियों का एक्सपोजर है वहां पर होगा, जिसमें IT काउंटर्स, जिसमें मैस्टेक, टाटा इलेक्साइड, TCS, फर्स्ट सोर्स, इन सभी काउंटर्स पर आपको नजर रखनी है। 30% से लेकर 67% तक का इनका एक्सपोजर है। साथ ही ऑटो, जहां पर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, मदरसन सुमी और टाटा मोटर्स, इन कंपनियों का भी काफी बड़ा ग्लोबल एक्सपोजर है, चाहे आप US की बात कीजिए या फिर यूरोप की। और अंत में मेटल, जहां पर टाटा स्टील पर आपको बड़ा फोकस रखना है कि टाटा स्टील यूरोप से लगभग 36% रेवेन्यू इनकी कुल आय में कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ काउंटर्स जहां पर ज़्यादा इम्पैक्ट आपको बनते हुए दिख सकता है। डॉक्टर रेड्डीज़, इस पर रखने की नज़र, डॉक्टर रेड्डीज़, ग्लेनमार्क, सन फार्मा, कुछ और फार्मा कंपनीज जिनका डायरेक्ट एक्सपोजर है यूक्रेन, ईस्टर्न यूरोपियन मार्केट्स पर भी। आइए इनके बारे में एक बार राय भी ले ली जाए। डॉक्टर रेड्डीज़, सिमी जी, इसके चार्ट ज़रा देखकर बताएं क्या है इंपॉर्टेंट लेवल्स इसके लिए? दीपांशु, इम्पोर्टेंट लेवल्स जो भी था अभी टूटने वाला है, और मुझे लगता है कि एक सपोर्ट इसका 4150 के आसपास था, वो सपोर्ट भी टूटना चाहिए क्योंकि उसी के आसपास ही कल बंद हुआ था। तो 4150 के नीचे इसमें फ्रेश सेल ऑफ देखने को मिलना चाहिए। और नेक्स्ट जो क्रिटिकल लेवल है वो काफ़ी नीचे हो सकता है क्योंकि उसके बाद लोअर लेवल्स पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मतलब इमीडिएटली तो नज़र में नहीं आ रहा है। तो 3800 से 3350 तक भी जा सकता है। तो 4150 के नीचे फ्रेश सेल ऑफ देखने को मिलना चाहिए, और यहाँ पे सेल ऑफ काफ़ी बड़ा करेक्शन इसमें अभी भी आ सकता है। सर, ब्रेंट ने
$100 का लेवल टच कर लिया है। 2014 के बाद पहली बार $100 पर आपको ब्रेंट आते हुए दिख रहा है। ये बड़ी खबर इस समय है। 99.3 का लेवल आपको अभी स्क्रीन पर दिखेगा, बट थोड़ी देर पहले $100 भी हमें स्क्रीन पर आते हुए दिख चुका है। तो 2014 के बाद पहली बार 7.5 सालों में हम कच्चे तेल पर $100 का लेवल इस समय आते हुए देख रहे हैं। तो सिचुएशन और ख़राब होती हुई दिख रही है। कमोडिटीज़ पर भी इसका इम्पैक्ट है। कल 99.5 का लेवल छुआ था, आज $100 पर आपको ब्रेंट आते हुए दिख चुका है। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट, ये जो एस्केलेशन हुआ है उसका आपको स्क्रीन पर आते हुए दिख रहा है। $100 पर इस समय ब्रेंट दिखेगा। जैसे जैसे ये सिचुएशन और ख़राब हो रही है, वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि लेवल्स भी इस समय इम्पैक्ट होते हुए दिख रहे हैं। अब इसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट भारत जैसे देशों पर होता है जो ऑयल इंपोर्टर्स हैं, बाकी ऑयल इंपोर्टिंग नेशंस पर भी होता है। इनडायरेक्टली रशिया को इसका फ़ायदा ही होता है क्योंकि ऑयल एक्सपोर्टर है वो। बट अब जो सैंक्शंस लगी हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो देखना ज़रूरी है। बट एक और बड़ा साइड इफेक्ट, इक्विटीज़ में तो बड़ी गिरावट है सर, पर एक और चिंता का विषय $100 पर क्रूड। बिल्कुल, सब तरफ रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते हुए तनाव और लगभग युद्ध शुरुआत होने की तैयारी के संकेत जो आते दिख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में जिस तरह के बयान आते हुए दिख रहे हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब की तरफ से, उनको देखते हुए चिंताएं बढ़ती हुई इस वक्त नजर आ रही है। चिंता पूरे ग्लोबल मार्केट्स में है। कच्चा तेल $100 के पार निकलता हुआ, सोना मजबूती के साथ, कुछ देर में बाजार खुलेंगे भी, लेकिन इस बीच आप देख सकते हैं बड़ा एक्शन होता दिख रहा है। और अब SGX निफ्टी 500 अंक नीचे लुढ़कता हुआ 16,600 के भी नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो अब अगला आखिरी पड़ाव जो निकलता है वो आपके लिए 21 दिसंबर के आसपास का जो लो है वो 16,410 के आसपास का है। वो अगला अहम सपोर्ट होता है 16,608-10 के नीचे के 16,600 16,400 राउंड फिगर में आप मान सकते हैं उस सपोर्ट की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है बाजार। वहाँ पर खुलने की तैयारी होती दिख रही। तो जैसा हम सुबह बात करते हैं, कहीं न कहीं हम दीप क्लाइमैक्स के नज़दीक पहुँच रहे हैं और क्लाइमैक्स के नज़दीक यही सिचुएशन होती है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। इस वक्त तो पूरी तरह से हमारी टीम की, हमारी सबकी नज़रें इस वक्त है इस पूरे घटनाक्रम पर जो आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं, लेकिन तनाव बढ़ने के सारे संकेत। सर, यूक्रेन के सारे बड़े शहरों में ब्लास्ट की रिपोर्ट आ रही है। अब एक या दो शहर ही नहीं है, कीव में तो आ ही रहे हैं जो इनकी कैपिटल है, बट और भी सारे शहरों में ब्लास्ट की रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो ये डेफिनेटली एक अटैक का अब आप इसे मान के चल सकते हैं। मल्टीपल सोर्सेज से ये खबरें आ रही हैं, हम हर सोर्स को वेरीफाई करके ही आपको ये खबरें बता रहे हैं, बट हर बड़े शहर जो यूक्रेन का है वहाँ पर आप इस समय अटैक की खबरें देख रहे हैं, ब्लास्ट की खबरें आती हुई देख रहे हैं। तो ये एक डेफिनेटली फुल फ्लेज्ड मिलिट्री ऑपरेशन जो उन्होंने लॉन्च करा है, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर की तरह ही माना जाए। अब जो भी रशिया का जस्टिफिकेशन है वो उनका जस्टिफिकेशन है, बट इस समय आप लगातार देख रहे हैं कि गोलीबारी शुरू हो गई है। यूक्रेन की राजधानी में धमाके हैं, उनके बाकी सारे बड़े शहरों में भी धमाकों की खबरें आपको आती हुई दिख रही हैं और इम्पैक्ट बाजार पर इसका आपको दिखेगा। एक बार जरा कच्चे तेल के चार्ट पर भी राय ले लूं। बंसल जी और सुमित जी दोनों ही ट्रैक करते हैं। सुमित जी, जरा $100 पर ब्रेंट आपको आते हुए दिखा है 2014 के बाद पहली बार, अब बताएं सर। दीपांशु, लोअर लेवल से एक अच्छा मूव क्रूड के अंदर देखने को मिला है और नाइमेक्स क्रूड अभी 95 के पास ट्रेड कर रहा है। 14 फरवरी का इसका हाई था 95.82 यानी $96 जैसे ही टूटेगा तो WTI क्रूड, नाइमेक्स क्रूड जो है वो फिर 99 से 100 की तरफ जा सकता है। तो फिलहाल तो तेजी का ट्रेंड बना हुआ है, चाहे फिर वो गोल्ड हो, सिल्वर हो या क्रूड हो। तेजी का ट्रेंड बना हुआ है, गोल्ड हो, सिल्वर हो या क्रूड हो, और इसका इम्पैक्ट आप गोल्ड पर भी आते हुए दिख रहे हैं। $1930 पर गोल्ड आते हुए दिखा है। सेफ हेवन बाइंग अब इसमें आती हुई दिख रही है। बंसल जी, एक बार जरा गोल्ड के चार्ट पर राय दें $1930 पर। देखिए दीपांशु, गोल्ड के अंदर एक बड़े वाला ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और गोल्ड के अंदर आप देखिए 1930 के लेवल्स की आप बात कर रहे हैं और यहाँ पर 1911 की एक नेकलाइन डिसाइसिवली टूट चुकी है और नेक्स्ट हर्डल जो गोल्ड का आता है वो 1960 डॉलर के अराउंड आता है। तो यहाँ से $30 का अपमूव शॉर्ट टर्म में आज या कल में देखने को मिल सकता है। कल में हाँ $30 तो कितना 1.5% ही और हुआ। हाँ, हो सकता है। बिल्कुल अनिल जी, ब्रेकआउट हुआ है 1911। जी बंसल जी बोलिए जी।